हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 25 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड या फिर अगर कह सकते हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प करेंगे, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। सबसे पहला जो आपका न्यूज़ आर्टिकल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टू होस्ट G20 मीटिंग्स इन जम्मू एंड नेक्स्ट ईयर। ठीक, अब हो क्या रहा है, एक तो लोग ऐसे ही बहुत परेशान हैं। किससे? हमारी मोदी जी की बात कर लें इनसे। क्यों परेशान है? क्योंकि इन्होंने, अगर आपको याद होगा, आर्टिकल 370 को एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, आर्टिकल 370 क्या कहता था? एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को। अब इसको जब एलिमिनेट किया गया तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अप्रोर देखने को मिला था ना। कुछ अनवांटेड जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ काम वाम तो होता नहीं है, तो सोचते लाओ बैठ के विद्रोह कर लिया जाए। इसी चीज़ के प्रति अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। अब जब से आपका जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को अब्रोगेट किया गया, हटाया गया है, तब से लेके अभी तक कोई बहुत बड़ी गैदरिंग अगर आप देखेंगे, कोई बहुत बड़ा अगर आप देखेंगे, कोई फोरम या कोई बहुत बड़ा अगर आप देखना चाहेंगे, मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं हुई है। एंड हुई भी तो कौन सी? G20 आ गई है। तो सरकार क्या कर रही है? G20 की मीटिंग अगले साल कहाँ पर होस्ट करना चाह रही है? आपके जम्मू एंड कश्मीर पे। अगर जम्मू एंड कश्मीर पे हो रही है, आपको ये बताना है कब इसका स्पेशल स्टेटस हटाया गया। 2 UTs में डिवाइड हो गया था, उसको भी मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, एंड उमा कुमारी, नियति, Sudhanshu, everyone, too good. Suraj, you all are writing the answer. It's very good. Good to see you all again and I'm happy to meet you all again. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो भी यूनियन टेरिटरी है, इसमें जो G20 की मीटिंग हो रही है, G20 है क्या? एक ग्रुपिंग है। दुनिया की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ आपको देखने को मिलेगी, उस मेजर इकोनॉमीज़ की ग्रुपिंग की बात करें तो आपका G20 फॉर्म करता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इंटरनेशनल समिट आपकी कहाँ पर, कोई भी इंटरनेशनल समिट आपकी आपके जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हटने के बाद में यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने जा रही है। ठीक, जो अगस्त 2019 में हटा दिया गया था। अब इसमें क्या हुआ? पिछले साल सितंबर में हमारे इंडिया के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, इनको यहाँ का G20 में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव, जिसको शेरपा कहा जाता है, वो नियुक्त किया गया। एंड इसके बाद दिसंबर 1, 2022 यानी इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल जाएगी G20 की। ठीक, और अगले साल ही हम क्या कर देंगे? पहली बार इसकी प्रेसिडेंटशिप करेंगे। 1999 से बात करते हैं, यानी जब आपका G20 फॉर्म हुआ था। तो एक तो स्टैटिक पार्ट आपका कवर हो गया, आपको देखने की जरूरत नहीं है G20 कब बना था, 1999 में। ठीक, और तब से लेके इंडिया क्या रहा है, इसका एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स रहा है। एंड पीएम मोदी जी की बात करें तो उसकी लीडिंग एक इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर शो करते थे आपके G20 के बाद में ना। अब आगे देखते हैं, आपके लिए ये आपको डायग्राम कहीं पर भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा इलाबोरेटेड नहीं करूँगी, बट दिस इज द स्टैटिक पार्ट, आपको पता होना चाहिए। G20 क्या है, G8 क्या है, G7 क्या है। ठीक है, रशिया कब आया, रशिया को क्यों बाहर कर दिया गया? जब इन्होंने क्रीमिया पे हमला कर दिया है ना। जब आप किसी और पे हमला करेंगे तो आपको कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहेगा। ठीक, तो रशिया को बाहर कर दिया गया, फिर ये वापस आ गए, क्या हुआ, वो सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। ये कंट्रीज़ है जो आपके G7 में आती हैं, रशिया मिला के ये G8 हो जाता है। एंड G20 में आपकी ये पूरी कंट्रीज़ आती है, यानी G8 प्लस आपकी ये कंट्रीज़ मिला ली जाए तो इसमें आपकी कौन आता है? आपके G20 फॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट टू नोट, इसमें आपका इंडिया भी है, इसमें आपका चाइना भी है ना। इंडिया चाइना ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब ये आपको बहुत सारे इसके एक पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा है ना, इंटरनेट पे बहुत सारा है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर, है ना। इस पर हम एक नया क्यों बनाए बैठ के अपना टाइम वेस्ट करें, तो वहाँ से आप मैप किसी भी गूगल क्रोम पे या कहीं पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, उस शॉर्ट फॉर्म से आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप कहेंगे कि भाई रट्टा मारना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी, है ना। समथिंग आर टू बी मक्ड अप, एंड उसको जितना आप रटेंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हमारे, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो G20 ट्रोइका की बात करते हैं, यानी पहले वाले करंट में जो प्रेसिडेंट है और आने वाले जो प्रेसिडेंट है, इसमें अब इंडिया भी शामिल हो गया है। ठीक है, क्यों? पिछला प्रेसिडेंट कोई और रहा होगा, इंडिया बनने वाला है। एंड अगर आप देखेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे भी जो रहता है, इनका एक ट्रोइका फॉर्म होता है। ठीक है, 3 लोगों का ग्रुप बन जाता है, 3 कंट्रीज़ का, एंड उसमें इंडिया शामिल हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दुनिया की सबसे जो लीडिंग 19 इकोनॉमी है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। 75% दुनिया का ट्रेड आपको मिलता है
इसमें 80% ग्लोबल जीडीपी आपको देखने को मिलता है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग किसके बारे में, G20 के बारे में। प्रेसिडेंसी की बात हम देख चुके हैं, दिसंबर 1 से लेके नवंबर 30 2023 तक, यानी लगभग 1 साल तक आपको ये पूरी की पूरी प्रेसिडेंटशिप मिलने वाली है। G20 के बारे में आपको दिया हुआ है क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, एक दूसरे को सहारा देने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या हमारा पार्ट है यहाँ पर, तो आपको देखना है कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स। राइट डाउन वन होमवर्क आपको बताना है मुझे, लैटिन अमेरिका क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, फर्स्ट थिंग। दूसरा कैरिबियन स्टेट्स आपके क्या आते हैं, कैरिबियन सी आपको पता है, ठीक। कैरिबियन स्टेट्स क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये आपको बताना है। तो एक कम्युनिटी है लैटिन अमेरिका और किसकी, कैरिबियन स्टेट्स की। ये जो कम्युनिटी है इसको दिसंबर 2011 में लॉन्च किया गया था, कहाँ पर, कैराकास वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला की बात आ रही है, अगेन यहाँ से आप अपना क्या ले सकते हैं, स्टैटिक उठा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है, सर्टेन जो ग्रासलैंड यहाँ पर मिलते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम है, मुझे उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स और वो एग्जाम में कभी कभार मैच तो आप फॉलोइंग में पूछ भी सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ काराकास, ये एक टाइप ऑफ सिग्नेचर है, जब आप कोई दो एग्रीमेंट करते हैं, दो लोग होते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करते हैं, शादी भी होती है, मैरिज एग्रीमेंट होता है, एक साइन होता है बीच में, तो वो जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ था सबके बीच में, उसको डिक्लेरेशन ऑफ कैराकास कहा गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल, रिमेंबर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इंटर जहां पर आता है वो दो लोगों के बीच की बात करता है, ठीक है। लेट मी शो यू दिस अगेन, कि अगर दो लोगों के बीच में कोई दो चीजें हैं, ये इंसान भी हो सकता है, देश भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकती है, दो के बीच में जब कुछ होता है दैट इज इंटर। इंट्रा क्या था, जब एक के अंदर हो, एक कंट्री है, कुछ भी है, उसके अंदर जब आपको कुछ देखने को मिलता है दैट इज इंट्रा। तो ये इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, ताकि आप इसमें 33 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को ले सके, कैरिबियन कंट्रीज को ले सके, और इनमें आपको कॉपरेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाइंडिंग्स की बात करते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग हो सकती है, जो पॉलिटिकल एरिना हो सकता है, साथ ही साथ जो रीजनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम से उसमें कॉपरेशन के लिए ये आपका फोरम बनाया गया। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपके लिए मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैरिबियन है। आई विल नॉट टेल यू, आपको मुझे कमेंट में बताना है कैरिबियन में कौन कौन सी आती है, लैटिन अमेरिका में कौन आता है। वेनेजुएला आप देख चुके हैं, जहाँ के कैराकास पे साइन हुआ था, यहाँ से आपका इक्वेटर जा रहा है, इक्वेटर आपका वेनेजुएला के थ्रू होके पास नहीं होता है, कल हमने कोलंबिया देखा था, वहाँ से ये पास होता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली आपको पता है पनामा कैनाल है, दो लैंड मासेस को क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा इसको कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट पे आते हैं, इन्वेजिव वीड इन काजीरंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिमेंबर सबको याद होगा, मोंकडी, ठीक है, एवरीवन, उमान, यतियान, कुमारी, एवरीवन, सुधांशु। मोंकडी हमने क्या देखा था कि ये वो नेशनल पार्क है जो आपको काजीरंगा, यानी आपको कौन से स्टेट में देखने को मिल जाएगा, आसाम में, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, और इसके अलावा क्या कोई नया नेशनल पार्क भी आ गया है आपके आसाम में, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। उसमें ये जो के है ये किसके लिए, आपके काजीरंगा के लिए है। यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं जो न्यूज़ में भी आ चुकी हैं एंड जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, उसको भी कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक वीड देखी गई है। नाउ व्हाट इज वीड एंड व्हाट इज इन्वेजिव। इन्वेजिव क्या चीज़ होती है, जब कोई नई चीज़, ये एक जगह है, कंट्री है, मान लीजिए अमेरिका, ठीक है, चिया बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, ये आपका इंडिया है, कल भी मैंने सुपर फूड के बारे में बात किया था। यहाँ से आप कोई ऐसा बीज, ऐसा पौधा लाते हैं, या वो किसी भी ज़रिए से आ जाता है, मान लीजिए उसका सीड आया और वो यहाँ पर आके ग्रो करने लग गया। नेटिव कहाँ का है, अमेरिका का, आके ग्रो कहाँ कर रहा है, इंडिया में। अब इस पौधे को खाने वाले जो जानवर थे वो तो अमेरिका में रह गए, इंडिया में आपको वो जानवर नहीं मिलने वाले हैं, तो ये जो आपका पौधा है ये कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव तरीके से ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि इसको खाने वाले जो आपके जानवर थे वो है अमेरिका में, इस नई जगह पे इसको ये जानवर नहीं मिलेगा, तो ये जो नया पौधा यहाँ से यहाँ आया है, ये जो नई वीड यहाँ से इंडिया आई है, उसको हम क्या नाम देंगे, इन्वेजिव नाम देंगे, ठीक है। तो काजीरंगा में एक इन्वेजिव वीड देखने को मिल गया। अब नुकसान क्या होता है, आप सोचिए इतना ही बड़ा एरिया है इंडिया का, इसमें ये वीड आपकी आ गई, क्योंकि उसको कोई नहीं खा सकता है तो ये ग्रो करती जाएगी, ठीक है, एरिया कवर कर रही है। अब इसने मान लीजिए इतना एरिया कवर किया, तो यहाँ पर पहले से जो और प्लांट रहे होंगे, जो ट्रीज रहे होंगे, इसने उसका एरिया कवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं जो बाकी प्लांट्स हैं, बाकी एनिमल स्पीशीज़ हैं, बाकी ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है इस इन्वेजिव स्पीशीज़ की वजह से। अभी हम आगे देखेंगे कि कितना ज़्यादा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बाद में ये आपका इन्वेजिव स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी में लॉस देख रहे हैं, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी लॉस कितना ज़्यादा
एक अगर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे रीड करने के लिए। क्यों है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। नाउ कमिंग टू द पार्ट विटामिन D3 रिच, यानी इस वीड में आपको क्या देखने को मिलेगा? विटामिन D3 देखने को मिल जाएगा। रूट में आपको वाइल्ड बोर देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये काजीरंगा में पाई गई है, यानी काजीरंगा में पहले से 18 स्पीशीज है। ठीक है, उन 18 स्पीशीज में से आपको एक ये भी देखने को मिल जाएगी। काजीरंगा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंक्रोचमेंट, पोचिंग, एनुअल फ्लड की बात करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसकी वजह से वैसे ही बहुत लॉस हो जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा डैमेज आपकी ये ग्रीन इन्वेडर्स कर रही है, जो इन्वेसिव स्पीशीज कर रही है, इतना डैमेज ना ही वहाँ पर आने वाली बाढ़ करती है, ना ही पोचिंग, ना ही इंक्रोचमेंट करता है। यानी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आपके लिए ये नुकसानदायक है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इफ इट्स प्रीवियसली एब्सेंट इन दैट इकोसिस्टम एंड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दैट एरिया फ्रॉम आउटसाइड। हमने देखा ज़्यादातर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इंडिया में आ गई है साउथ अमेरिका से या फिर कहीं और किसी भी जगह से। ठीक, तो ये आपकी इन्वेसिव स्पीशीज हो गई। अब इसके लिए अलग अलग बेसिक अगर आप देखेंगे जो भी कन्वेंशंस हुए हैं, अलग अलग जो भी ट्रीटीज हुई है उससे रिलेटेड इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। क्या है? रियो डी जेनेरियो जो कन्वेंशन हुआ था बायोडाइवर्सिटी का 1992 में, उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया था? बायोलॉजिकल इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एज अ सेकेंड वर्स्ट थ्रेट। यानी अगर आप हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा अगर आप देख सकते हैं थ्रेट देखने को मिल रहा है, वो क्या है? आपका एलियन स्पीशीज। इसके बाद बॉर्न कन्वेंशन की बात करते हैं 1979 में। इसका मेन काम क्या है कि जो भी आपकी ऑलरेडी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज प्रेजेंट है उसको आपको एलिमिनेट करना है, उसको आपको हटाना है, ताकि जो नॉर्मल स्पीशीज है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए या नॉर्मल वहाँ पर रहने वाले जितने भी एनिमल पॉपुलेशन है उनके लिए बेनिफिशियल है, उसके लिए हम जगह छोड़ सकें, उनके ग्रोथ में हम क्या कर सकें? हेल्प कर सकें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये आपका आसाम देखने को मिल रहा है। ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओरांग, ये आपका लोअर खोआ हो गया, काजीरंगा हो गया, ठीक, डिब्रू सैखोवा हो गया। ये आपके इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी आपको रिवर्स देखने को मिल जाएगी। दिस इज ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो थोड़ा सा इस मैप को एक बार रीड कर लीजिएगा, बिकॉज काजीरंगा नेशनल पार्क आपका न्यूज़ में है तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। नाउ अब कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी की बात करते हैं। इसको लाया गया था ताकि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें, बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, उससे कैसे बचा सकते हैं? उनके थ्रू मान लीजिए कोई भी मॉडिफाइड बायो ऑर्गेनिज्म बनाए गए, कोई नए बायो ऑर्गेनिज्म बनाए गए, वो ऑर्गेनिज्म नए हैं तो उनका भी कोई ना कोई प्रेडेटर नहीं होगा। प्रेडेटर नहीं होगा तो वो भी ग्रो करेंगे, इन्वेजिव बन जाएंगे। नाउ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, CBD, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करते हैं, जिसमें वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज साइट्स, और इसके तहत हम एनिमल्स को लिस्ट करते हैं कि किसको कितना प्रोटेक्शन देना है, नहीं देना है। तो ये भी इन्वेजिव स्पीशीज़ की जो प्रॉब्लम है उसको किसी भी एनिमल या प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटन, बहुत ज़्यादा डेंजर बताते हैं। रामसार कन्वेंशन की बात करते हैं, इन्होंने भी एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट की बात की है, किसके? आपके इन्वेजिव स्पीशीज़ की। ठीक है, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग आपके किसके बारे में है? इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में, जो काजीरंगा में देखने को मिली। मेन मोटिव क्या था? आपने इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में जाना, आपने अपना कार्टेजिना बायो प्रोटोकॉल के बारे में जाना है। ठीक है, आपने कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में जाना है, क्या होता है। रामसार कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके बाद बॉर्न कन्वेंशन क्या होता है एंड रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन। ये जितने भी कन्वेंशन हैं एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर आपका मेंस हो ना। काजीरंगा के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर आपकी दी हुई हैं, क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, एज सच आई एम नॉट गोइंग टू कवर, बट मैंने इंक्लूड कर दिया कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। वन हॉर्न राइनोसोरस सबको पता है, ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। यानी टोटल वर्ल्ड की, पूरी दुनिया का 2/3 अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसमें गोलाघाट है, नगांव आता है, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था 2006 में। एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, यानी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कुछ पर्टिकुलर एरियाज को, कुछ वेटलैंड को डिक्लेयर करता है जहाँ पर बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ आके रहती है। क्या? IBA, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, एंड वो भी आपके काजीरंगा पार्क को क्या किया गया है? डिक्लेयर किया गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं इको सेंसिटिव जोन। ठीक, इको मीन्स क्या हुआ? इकोलॉजिकल, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एनवायरनमेंट में कुछ भी आ सकता है, आपका पार्क आ गया, नेशनल पार्क आ गया, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई। ठीक, सेंसिटिव मतलब क्या हुआ? जहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसमें बहुत ड्रास्टिक आपको क्या देखने को मिलेगा? थ्रेट देखने को मिलेगा। और जोन मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर एरिया। तो अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? मेनली आपके जो फार्मर्स हैं केरला में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जो भी आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है या आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके अराउंड आपको इको सेंसिटिव जोन बनाना है। लगभग कम से कम ये जो एरिया होना चाहिए 1 किलोमीटर का होना चाहिए। अब फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है तो कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि कुछ सर्टेन काम आप यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक, दिस इज़ द रीज़न क्यों यहाँ पर आपके जो फार्मर्स हैं वो लगातार आपका प्रोटेस्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक, आप इदुक्की की बात कर सकते हैं, कोट्टयम की बात करते हैं, पट्टनमथिट्टा, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके केरला के जहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है ना। अपने पप्पू भैया के बेसिकली अगर आप देखेंगे एरिया है ये जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, वायनाड, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है ये। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल दैट। ठीक, इको सेंसिटिव जोन आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर देखते हैं, ये एरियाज लगभग विद इन 10 किलोमीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो भी आपके जोन्स होते हैं या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज इनको कहा जाता है, ये किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क के या प्रोटेक्टेड एरियाज के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही बनाए जाते हैं, उसके बाहर आप नहीं बना सकते। कौन नोटिफाई करता है कि कितना इको सेंसिटिव जोन है कितना नहीं है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके तहत? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, उसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। मेन एम क्या होता है कि हम आपकी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको रेगुलेट कर सकें कि क्या एक्टिविटी आप कहाँ पर कर सकते हो। अब इसमें आप 3 तरीके की कैटेगरी देख सकते हैं। सबसे पहले प्रोहिबिटेड, जो कमर्शियल माइनिंग होती है पूरी तरीके से बंद हो जाती है। इंडस्ट्रीज़ जो पॉल्यूशन कॉज कर सकती हैं एयर वाटर का, नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको टोटली मना कर दिया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते आप, कमर्शियल यूज़ वुड का नहीं कर सकते, टूरिज्म एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। रेगुलेटेड यानी कुछ सर्टेन आप कह सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। पेड़ गिरा सकते हैं, ठीक, होटल बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं। क्यों? लोग आते हैं, विजिट करके जाते हैं, टूरिज्म होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो वो आप देख सकते हैं, यानी हैवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स या वाइडनिंग ऑफ रूट्स, ये कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। अब परमिट क्या क्या होता है, यानी क्या चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पर? तो जो भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पर चल रही होती हैं उसको आप चलने दोगे। रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, पेस्टिसाइड का रेगुलेटेड यूज़ होगा, कहीं कहीं यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करना है। अगर करनी है फार्मिंग तो कैसी होगी? ऑर्गेनिक होगी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना है ताकि यहाँ पर पॉल्यूशन कम से कम हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे दूसरे पार्ट पे आते हैं। RBI एक्सटेंड्स डेट ऑफ कार्ड टोकनाइजेशन। अब होता क्या है, हम लोग को मान लीजिए कल, ठीक है, बैठते हैं हम लोग भी सब आराम से आए हैं दिल्ली में, कहीं पर भी जहाँ पर भी हमें, है ना, 1-3 घंटे का स्लॉट बना के टाइम टेबल, बहुत अच्छा खासा टाइम टेबल बनाएंगे कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करते करते पता लगता है लो आज यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं ना, आराम से न्यूज़ एनालिसिस पढ़ते हैं, न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे, ऊपर से नोटिफिकेशन आया फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, व्हाट वी डू, चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ऑर्डर करने के लिए क्या करते हैं? कार्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपसे पेमेंट के लिए आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, आपके कार्ड का CVV नंबर मांगेगा, मान लीजिए बैंक का नाम मांग गया, IFSC कोड मांग लिया। ठीक, मेन आपकी जो जानकारी क्या है वो आपका नाम है, आपका कार्ड नंबर है, आपका CVV नंबर है। तो ये जो डिटेल्स होती हैं वो मर्चेंट्स के पास जाके क्या होती हैं? स्टोर हो जाती हैं। आपने पेमेंट तो कर दिया बट वो वहीं पर स्टोर हो जाएंगी, जो सर्वर होता है वहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। एंड बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स RBI ने नोटिस किए हैं जहाँ पर ये जो आपके कार्ड नंबर्स हैं, ये जो आपके CVV नंबर्स हैं, इनका लीकेज देखने को मिला है। इनकी लीकेज की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनके साथ में फ्रॉड हो गया, मनी फ्रॉड देखने को मिल गया है। इसी के लिए RBI एक नया नॉर्म लेके आई है, नए प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आई है, जिसको क्या कहा गया है? कार्ड टोकनाइजेशन। सितंबर 21 में RBI ने प्रोहिबिट कर दिया था मर्चेंट्स को कि आप कस्टमर की कार्ड की डिटेल्स को स्टोर नहीं करेंगे। और ये कब से अफेक्ट होगा? जनवरी 1, 2022 से। एंड अगर आप पेमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए आपको कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। ये 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाना था, है ना, लेकिन हम बहुत जल्दी काम करते हैं, इंडिया वालों को डिले करने की आदत। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 6 महीने का हमने इसको डिले कर दिया है ना। 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, लेकिन अब 30 जनवरी 2022 तक का एक तरीके से टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है RBI के द्वारा, हमारी केंद्रीय बैंक के द्वारा, कि अब हम इस तारीख तक क्या करेंगे, अपने इस बैंक को
अपने इस टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू करेंगे। टोकनाइजेशन में क्या होता है, इज अ प्रोसेस बाय विच कार्ड डिटेल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ यूनिक कोड। आपको एक यूनिक कोड दिया जाएगा, एक टोकन दिया जाएगा जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको कार्ड डिटेल्स एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी जो भी आपके सेंसिटिव कार्ड डिटेल्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको हाइड करके रख सकते हैं। आपको कोड एक जनरेट कर दिया जाएगा और उसके थ्रू आप पूरी पेमेंट कर सकते हैं। ये 16 डिजिट जो कस्टमर कार्ड नंबर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। नाउ अब जो आपको नंबर मिला था उसको क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं, इसीलिए सिस्टम को कार्ड टोकनाइजेशन बोल रहे हैं। ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई भी मर्चेंट पेमेंट गेटवे अगर आप यूज़ करते हैं जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवे देखने को मिलते होंगे, वहाँ पर आपका कार्ड डाटा स्टोर हो जाता है। एंड वो जैसे आपने रेजर पे वगैरह देखा होगा, तो वो कार्ड डेटा क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। एंड लीक होने के बाद में अगर आप देखेंगे तो उस कार्ड डेटा का मिसयूज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर इसीलिए क्या है, आपके जो भी कार्ड होल्डर है उनकी कंसेंट से आपको टोकन दिया जाएगा ना, आपका जो पूरा का पूरा पेमेंट है हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर्स को रिस्क से बचाने के लिए आपकी आरबीआई ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। नाउ द एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट कैओस इन नरेगा। अब हो क्या रहा है, बेसिकली एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाया जा रहा है। ये एज सच बहुत अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है। ठीक है, एम नरेगा के अंदर अगर आप देखेंगे तो सरकार बहुत ज़्यादा बजट देती है। अब क्या करते हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, अगर कोई गांव या कहीं भी गया होगा तो जो वहाँ के सरपंच, मुखिया, प्रधान होते हैं, आपने देखा होगा, ये आपका बेचारा फार्मर है ना, पतला सा, ये फार्मर होता है आपका, और ये आपके मुखिया जी होते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, आपके मुखिया हो गए, आपके प्रधान हो गए। सरकार बेसिकली क्या करती है, इनके पास पावर देती है। आप एम नरेगा के तहत आपको पता है 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है पर डे, अगर आप बेरोजगार हैं तो आराम से इनके पास आता है ताकि ये इनको ट्रांसफ़र कर सके। ये क्या करेंगे, अपने आदमी लगाएंगे, उनको बेसिकली एम नरेगा में मेंशन कर देंगे, सारा का सारा पैसा ही क्या करेंगे, खुद के पेट में भर के रख लेंगे। ठीक है, इसीलिए फिर इनको फिर अलग अलग शुगर की बीमारी होगी, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम लाया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन्होंने ये इसको इंट्रोड्यूस किया है। आप अगर ट्रेंड फॉलो कर रहे होंगे पीवाईक्यू के, तो आपने देखा है कोई भी अगर स्कीम आती है, कोई भी नया एप्लीकेशन आता है, उसकी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर यूपीएससी का ट्रेंड वो मिनिस्ट्री आपको रॉन्ग करके दे देगी। ठीक है, ये बहुत सारे केसेस में राइट करके दे देती है, तो मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन का काम क्या होगा कि जो नरेगा है उसकी जो काम होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी ला सकें। ठीक है, इनको हटाया जा सके बेसिकली। बट आप देखिए इसमें होता क्या है, लाती तो हम बहुत सारी चीज़ें, इंप्लीमेंट कितनी हो पाती है ना। ऐप में क्या किया गया है, जो भी लोकल वुमेन है पंचायत लेवल पे, उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि नरेगा वर्क साइट्स को क्या कर सकें, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इसको ट्रेन करके पूरी साइट्स को कैसे मॉनिटर करना है ये सिखाया जाएगा। मेजर फीचर इसमें फोटोग्राफ होगा, जियो टैगिंग अटेंडेंस देखने को मिल जाएगी हर वर्कर की, और लगभग 1.5 डे, यानी हाफ दिन की बात करें तो उसमें एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अटेंडेंस कंपलसरी हो जाएगी। कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कंपलसरी अटेंडेंस, ठीक, 2 बार दिन में आपको देखने को मिल रही है, तो वर्क साइट पे प्रेजेंट रहना पूरे दिन के लिए, अगर आप 2 बार ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा क्या करेगी, डिफिकल्टी कॉज करेगी। ज़्यादातर जो काम करती हैं वो वुमेन वर्कर्स होती है, यानी नरेगा का परसेंटेज ध्यान रखिएगा। फिजिकल ईयर 21-22 में आपके 54.7% जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें वो कौन है, वुमेन काम कर रही है, यानी मेन के कंपैरिजन में वुमेन ज़्यादा काम कर रही है अपने घर के काम के साथ में, है ना। ये तो एक जिम्मेदारी होती है, आप बाहर का काम पैसे कमा के लेके आओ, घर पे भी आपको काम करना ही करना है। तो हाउस होल्ड कोर के साथ में ये अटेंडेंस वाला बेसिकली जो फैक्टर है इसको फुलफिल करना, ये वुमेन के लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। फिर दूसरा, गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी है ना, आई होप अब सब बड़े बड़े लोग हैं, अमीर अमीर लोग, गांव कौन जाता होगा, बट जाइए कभी, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी कम मिलेगी, है ना, हालांकि रहती है बट फिर भी बहुत कम मिलेगी। तो दिस इज़ द मेजर चैलेंज जो आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये ऑलरेडी केरला, झारखंड एंड तमिलनाडु में नोटिस की जा चुकी है, एंड उसी के अकॉर्डिंग ये है ना, ऐसा नहीं है मैंने बना लिया अपने मन से और आपके सामने डेटा रख दिया, ठीक है, प्रिया मैम ने बना लिया, उठा लिया और रख दिया, नहीं, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम सारी फेस की जा चुकी है, उसी के बाद ये डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमारा आते हैं, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड लिथियम आयन बैटरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिथियम आयन बैटरीज, अगर आपको याद होगा, कुमारी, नियति, एनीवन कैन कमेंट, सुधांशु, ठीक, कि लिथियम आयन बैटरीज पिछले साल न्यूज़ में थी, हमने अपने न्यूज़ एनालिसिस में देखा भी था। क्यों न्यूज़ में थी मुझे बताइएगा,
क्या इंपॉर्टेंट फीचर है उसका, मुझे ये भी बताइएगा। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड जो बॉडी है इंडिया की, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए। किसके लिए? टेस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए। यानी आपकी जो पर्टिकुलर कार होने वाली है, इसमें जो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक्स या सिस्टम्स है, इसको इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड रोड व्हीकल्स में किस तरीके से फिट करना है, क्या उसके नॉर्म्स होने चाहिए, उसको क्या कर दिया गया है, रोल आउट कर दिया गया है। तो ये आपकी एक न्यूज़ थी। आपको यहाँ से जानना किसके बारे में है? BIS के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब सोचिए, सोना आप खरीद रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये रेगुलेट कर रहा है, लिथियम आयन बैटरी कर रहे हैं तो वो भी रेगुलेट कर रहा है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड अथॉरिटी, एक कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ का स्टैंडर्ड बताने के लिए, किसी चीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी है ना। अगर आप देख सकते होंगे, आप सबने सुना होगा हल्दीराम के बारे में, हल्दीराम की भुजिया भी खा के देखिए, रोड पे आपको नमकीन मिल रही है वो भी खा के देखिए, हालांकि रोड वाली ज़्यादा टेस्टी होगी, बट कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए। वो स्टैंडर्ड कौन बताएगा? दैट इज BIS। ठीक, तो BIS के बारे में एक बार रीड कर लीजिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर न्यूज़ में है BIS ने इसका स्टैंडर्ड सेट किया है, तो इट कैन बी आस्क्ड अबाउट BIS। जरूरी नहीं कि लिथियम के बारे में पूछे या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में पूछे। ठीक है, कितना उसका परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल फंक्शनैलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड किसने सेट किया? आपके BIS ने। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क। यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो C.DOT है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है गैलोर नेटवर्क के साथ में, ताकि आप कोलाबोरेटिव डेवलपमेंट कर सकें दोनों साथ में मिलके। किस चीज़ के लिए? 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए। ठीक है, जो आपका RAN होता है, जिसको रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहते हैं, उसमें 5G रेडियो एक्सेस के लिए आपका एग्रीमेंट साइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका मोबाइल नेटवर्क होगा, ये एंड यूज़र डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला है। जैसे स्मार्टफोन्स को क्लाउड के साथ में, क्लाउड किचन ज़रूर सुना होगा ना, क्लाउड ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। क्लाउड बेसिकली एक जगह होती है, क्लाउड किचन। ठीक है, एक छोटा सा स्पेस खरीद लिया, यहाँ पर मैकडी वालों ने भी मान लो बना लिया, किसी दूसरे रेस्टोरेंट वालों ने बना लिया, हल्दीराम वालों ने, बीकानेर वालों ने। अब कोई स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर रहा है तो सारी चीज़ें उसको इधर ही मिल जाएगी। ये किसी एक पर्टिकुलर जगह का आउटलेट नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आपको अलग अलग कंपनीज की क्या देखने को मिल जाएंगे आउटलेट। उसी तरीके से आपके स्मार्टफोन को क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क है, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, उस क्लाउड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपका ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है, काम करने वाला है। तो इसी के लिए आपका क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। नाउ कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें आपको एंटीनास देखने को मिल जाएगा। एंटीना का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करेगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा। रेडियो की बात करते हैं, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, ताकि हम वायरलेसली इसको कन्वर्ट कर सकें। फिर आता है बेस बैंड यूनिट्स, ये आपके कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शंस को प्रोवाइड करेगा, ताकि आप वायरलेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सके। तो तीन आपके कंपोनेंट्स हैं RAN के, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे कौन से? केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के। ठीक है, एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अब हाइड्रोजन क्या है? केमिकल है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कौन लेके आएगा? यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने 2 दिन के सेमिनार को एड्रेस किया है। सब्जेक्ट क्या था सेमिनार का? प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया इन प्रोसेस इंडस्ट्री। यानी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, आपकी जो फैक्ट्री है किसी तरीके की, वहाँ पर हम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने देखा होगा ना ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन में, तो वो ग्रीन अमोनिया यूज़ करता था, हरा हरा। नहीं, अभी हम देखेंगे ग्रीन होता क्या है। ये कलर नहीं है कि हाइड्रोजन ग्रीन कलर की होगी तो उसका नाम ग्रीन रख दिया, अमोनिया ग्रीन होगी तो ग्रीन रख दिया, ब्राउन कलर की हाइड्रोजन है तो ब्राउन रख दिया, ग्रे कलर की तो ग्रे, ब्लू कलर की तो ब्लू, है ना, ऐसे ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कलर ग्रीन मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का कलर डिनोटर है। यानी इस तरीके से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना ताकि एनवायरनमेंट हार्म ना हो, तो हमने नाम क्या रख दिया है? ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन अमोनिया प्रोसेस इंडस्ट्री में इसका जो यूज़ है, इसका जो प्रोडक्शन है, ये हमारा सब्जेक्ट रखा गया था। किसमें? अभी जो आपका सेमिनार हुआ है 2 दिन का, उसमें किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा। नाउ अब देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन की बात करें तो अर्थ पे आपको एज सच कोई भी नेचुरल हाइड्रोजन डिपॉजिट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब आप कहेंगे नहीं, हाइड्रोजन तो देखा गया है। कहाँ देखा गया है? अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। रिमेंबर,
जब आप अर्थ का फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अर्थ का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वहाँ पर आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन। इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, अगेन आई वुड से, है ना, मुझे एक्चुअली याद नहीं रहता है कुछ, तो मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे आप लोग बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी गैसेस थी अर्थ के प्रिमिटिव आपके अर्थ के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। मुझे नहीं आता है कुछ, नो प्रिया मैम को कुछ नहीं आता, आप बताने वाले हैं सब नाउ। तो यहाँ पर क्या है, कोई हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग को केमिकल प्रोसेसेस को निकालना पड़ता है। ठीक, इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अभी क्या किया जा रहा है, वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की जा रही है एक प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस का नाम है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग या SMR। ठीक है, रिमेंबर मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आप अपने न्यूज़पेपर को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ रहे हैं तो 80% ऑफ द प्रीलिम्स पार्ट इज कवर्ड, आपको इसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, 3 ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना, आप सुनते होंगे टॉपर्स के वीडियोस आते होंगे, टॉपर्स की एनालिसिस आती होगी कि उन्होंने इन तीनों सब्जेक्ट के कोई मेन बुक रेफर नहीं करी। अगर आपके बेसिक्स थोड़े थोड़े क्लियर हैं एंड अगर आप करंट को ईजिली फॉलो कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इट फॉर UPSC। ठीक है, तो ये पढ़िए, बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा लिंक करके पढ़िए एंड आप डन है अपने लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अभी से लग जाइए तो अगले साल का प्रीलिम्स बहुत आराम से हो जाएगा, है ना, नहीं तो फिर अगली बार होगा। क्यों माँ नियति, इजंट इट, ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, अगली बार सबका क्लियर होने वाला है। चलो नाउ देखते हैं तो क्या हुआ। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ से? नेचुरल गैस से। क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थ में इसका कोई नेचुरल डिपॉजिट नहीं है। नाउ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन इन दिस वे इज समटाइम्स रेफर टू एज ब्राउन और ग्रे और इवन ब्लू हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं तो उसको ब्राउन, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्यों? मोस्ट ऑफ द गैस दैट इज ऑलरेडी वाइडली यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल केमिकल इज ब्राउन। ठीक है, अगर वो गैसिफिकेशन ऑफ कोल यानी कोल के गैसिफिकेशन से या लिग्नाइट के गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन बन रही है तो उसको ब्राउन हाइड्रोजन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन के थ्रू यूज करते हुए नेचुरल गैस को फीड स्टॉक बना के हम अपने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं जो कार्बन फ्रेंडली नहीं होता है, तब हम इसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। नाउ तीसरा मेथड क्या है, व्हेन आपके हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन से, बट जो भी आपके एमिशंस हैं वो कार्बन कैप्चर करके स्टोर करके उसके एमिशन को कम कर देते हैं, दैट इज ब्लू हाइड्रोजन। तो 3 तरीके के हाइड्रोजन आप देख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। साइंस में जनरल साइंस के क्वेश्चन जितने आते हैं उससे ज़्यादा आपके करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो जनरल साइंस, बट कहाँ से लिया जाएगा? करंट से। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है इन कंट्रास्ट। ये पूरी तरीके से जो भी आपके एमिशंस होते हैं यानी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हुए हम आपकी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। हम पानी लेंगे, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एंड हम क्या करेंगे? आपके हाइड्रोजन एंड आपके वाटर को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। सो यहाँ से जो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलिसिस, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन। ये आपका पूरा का पूरा समरी प्रोवाइड की गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्रीन हाइड्रोजन का करंट स्टेटस क्या है, यानी है ना, इतनी जब अच्छी चीज़ है तो अभी हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? लेस देन 1%। यानी जितनी भी ग्रीन हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे जो प्रोड्यूस की जा रही है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? लेस देन 1%। ठीक है, तो बहुत ही कम है। और ये किसके द्वारा है? आयरना के वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक के तहत ये आपकी पर्टिकुलर एक रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रीन हाइड्रोजन 1% से भी कम में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आयरना क्या है ये आप मुझे बताइएगा। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक एक तो आप देख चुके हैं ग्रीन हाइड्रोजन, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका कुछ टॉपिक निकल रहा है, ये और किस चीज़ की रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करती है। दिस कुड इंक्रीज टू 28 मिलियन टन्स बाय 2050। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं कह सकते हैं, ये इतना आप कंजम्पशन करने वाले हैं। ठीक है, 6 मिलियन टन आपको देखने को मिलता है हर साल और लगभग 2050 तक आते आते हमारी कितनी हो जाएगी डिमांड? 28 मिलियन टन्स। अब इंडिया के पास बहुत अच्छा जोग्राफिक लोकेशन है, ट्रॉपिकल्स में बहुत सारी सनलाइट मिल रही है, विंड मिल रही है, जिसके थ्रू हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अगर हम चाहें अपने इस पार्ट को बढ़ा लें, कल भी हम देख रहे थे, हम इतना खाएं, ठीक है, क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए साधु ना भूखा जाए, है ना, रिमेंबर। तो क्या करना है? मैं भी भूखा ना रहूं, संत ना भूखा जाए।
ठीक है, रिमेंबर दैस है ना, हिंदी का एक लैंग्वेज पेपर भी होता है, तो अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो डू रिमेंबर दिस, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ संत ना भूखा जाए। तो इंडिया को ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इतना प्रोड्यूस करना है ग्रीन हाइड्रोजन कि हम अपनी नीड को फुलफिल कर सकें। देन आप और ज़्यादा प्रोड्यूस करिए अगर आपके पास एफिशिएंसी, आपके पास सारी कंडीशंस है, ताकि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन रिजर्व्स आएगा, फिर आप अपने काम की चीज़ों को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंडिया की रुपये की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, सो हम कोशिश करेंगे 2020-30 तक इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन जाए आपके ग्रीन हाइड्रोजन का। एक चीप रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स के तहत आपके क्या कर सकें, बाहर के देशों को सप्लाई करेगा। ये किसकी रिपोर्ट है ना, प्रिया मैम की रिपोर्ट है? नहीं, ये ग्लोबल हाइड्रोजन काउंसिल की रिपोर्ट है कि इंडिया 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का नेट एक्सपोर्टर बन सकता है। ठीक है, सो इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए, अपने को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। नाउ अब इंडिया क्या परस्यू कर रहा है इसमें, पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है जितना प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसके कंपैरिजन में ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। बताने की जरूरत नहीं है, गर्मी बढ़ेगी है ना, हाई गर्मी कर क्या होगा, आपकी आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल राइज होगा, बहुत सारे आइलैंड आपके सबमर्ज हो जाएंगे, बहुत सारे फ्लोरा फौना चले जाएंगे और बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा एक उसका आउटकम बना रखा है। नाउ इंडिया क्या कमिट करके रखा है कि 33 से 35% तक जो भी हमारा लेवल है, यानी 2005 का जो हमारा लेवल था उससे हम 32 to 35% अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम कर देंगे। ठीक है, जीएस कौन कौन सी गैस होती हैं बताइएगा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैस जो आपके क्या करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाती है। 2021 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करते हैं, ग्लासगो में जो ऑनगाइड हुआ था, इंडिया ने क्या रिटरेट किया है कि हम 2017 तक नेट जीरो इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, नेट जीरो क्या होता है बेसिकली, इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, ठन ठन गोपाल नहीं, हम क्या करेंगे, जितना भी कार्बन हम बेसिकली इंक्रीज, जितना कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, उतना ही हम उसको एब्जॉर्व करने की क्षमता भी रखेंगे, यानी जितना हमने एमिट किया उतना ही हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, नेट जीरो इकोनॉमी बन जाएंगे। सो दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द इंडिया, एंड इंडिया की कमिटमेंट करना ही हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, सो बी बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, हमारा ये काम है। नाउ एक नेक्स्ट चीज़ आ रही है, राष्ट्रपति जी, द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया अगर बात करते हैं तो कौन है हमारे राष्ट्रपति जी। तो आयुष वेलनेस सेंटर खोला गया है, कहाँ पर खोला गया है, प्रेसिडेंट जी के एस्टेट में। क्या किया जाएगा, आयुर्वेदा में, योगा में अगर आप देखेंगे, साथ ही साथ नेचुरोपैथी में, यूनानी में एंड होम्योपैथी में आपकी सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। किसको दी जाएंगी, क्या पूरा देश जाके दिल्ली में लेने वाला है राष्ट्रपति भवन के आसपास? नहीं, जो प्रेसिडेंट है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के, साथ ही साथ प्रेसिडेंट एस्टेट में रहने वाले लोगों को ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ये किसका स्टार्टअप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट दोनों ने मिलकर आपका ये जो पर्टिकुलर वेलनेस सेंटर्स इसको शुरू किया है। इस ओकेजन पे एक बुक भी आपकी अगर आप देखेंगे, इसमें एस्टैब्लिशमेंट, फंक्शनिंग एंड जो की माइलस्टोन है उसको रिकॉर्ड करते हुए पब्लिश की गई है आयुष वेलनेस सेंटर के द्वारा, कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस, बुक का भी देख लीजिएगा क्या अवसर है, किसके रिगार्डिंग आपकी लाई जा रही है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टुडेज आर्टिकल्स, सारे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जो स्टैटिक पार्ट है आपको पता है, मोस्ट ऑफ आई हैड इनकॉर्पोरेटेड, बट आई थिंक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो अगर आप खुद देखोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आप ज़्यादा सर्च करोगे। ठीक है, बिकॉज न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं, स्टैटिक भी कवर करना ज़रूरी है, बिकॉज मैंने कहा 80% कोर्स आपका कवर हो जाएगा, तो अगर आप खुद से करने लगोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाएगा। सो मिलते हैं कल की न्यूज़ एनालिसिस में, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।